ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी जारी है और इस कशीदगी को कम करने के लिए सियासी और सिफारती सतह पर कोशिशें भी जारी हैं। मुज़ाकरात के लिए फरीकीन उसूली तौर पर रजामंद नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने भी इशारा दिया है कि वो रूस से यूक्रेन बहरान पर बातचीत के लिए उसूली तौर पर तैयार है, लेकिन व्हाइट हाउस का ये मौक़िफ़ मशरूत है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका और रूस के दरमियान सरबराही इजलास सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब वो यूक्रेन पर फौज कशी नहीं करे। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने भी यूक्रेन के बहरान के हल के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया है। पुतिन ने इशारा दिया कि मॉस्को जंग के खतरे से निपटने के तरीकों पर बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। इससे कबल पुतिन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोन पर यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत हुई है। रूसी सदर ने मैक्रोन से कहा कि मगरबी ममालिक और नेटो को यूक्रेन से मुतल्लिक रूस के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करना चाहिए। इसी बीच हिंदुस्तानी सफारतखाने ने किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र हिंदुस्तानी तलबा को जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। आलमी अमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। ये बता दें कि एक तरफ व्हाइट हाउस और रूस भी चाहता है कि बातचीत हो, रजामंदी भी दिखाई दे रही है, लेकिन यूएस का फिर वही जो एक तरह से वार्निंग दिया जा रहा है कि तभी बातचीत मुमकिन होगी जब इन्वेड नहीं करेगा रशिया यूक्रेन को। देखिए, रशिया पहले से कहता रहा है कि उसका कोई इरादा इन्वेजन का नहीं है जी, लेकिन जाहिर सी बात है जब मिलिट्री बिल्डअप किसी कंट्री के बॉर्डर पे होता है तो खदशात उस कंट्री के बढ़ जाते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन और रशिया के बीच में सब्सटेंशियल डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन जहां तक यूएस और ब्रिटेन का ताल्लुक है, अगर आप देखें वार मॉन्गरिंग इनके यहाँ बहुत ज्यादा रही है इनकी फॉरेन पॉलिसी में जी। तो इराक के खिलाफ WMD का बहाना बनाकर, जिसे कहते हैं एंग्लो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट अलायंस ने जो अटैक किया जी। उसके बाद से जो सीरियस लोग हैं वो अमेरिका या ब्रिटेन की तरफ से अगर कोई वार्निंग दी जाती है तो उससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते जी। तो जाहिर सी बात है कि रशिया बार बार कहता रहा है कि उसके कुछ ग्रीवांसेस हैं, उसके कुछ इश्यूज हैं जिसको नाटो को या यूरोपियन कंट्रीज को रिजॉल्व करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि फ्रांस और जर्मनी जिस तरह से रशिया के साथ डायलॉग को इनकरेज कर रहे हैं और अब जिस तरह से अमेरिका भी तैयार हो रहा है डायलॉग के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि रशिया किसी हद तक अपनी जो उसकी जो पॉलिसी है उसमें वो कामयाब होता नजर आ रहा है। मुहिबुल हक साहब, वही इतवार को जिस तरह से जो फोर्सेस को हटाना था नॉर्दर्न बॉर्डर से, लेकिन उस फैसले से पीछे हट गई रूस और ऐसे में यूएस को मौका मिल गया बोलने का कि ये जो कदम उठाया है इससे साफ जाहिर होता है कि क्या कुछ इरादा, क्या कुछ नीयत रखती है रूस। देखिए, ये इस तरह की जो डील्स होती हैं जो मिलिट्री डील्स आप देखें, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है यूक्रेन का और जिससे जो उनकी कैपिटल है की वो काफी करीब है, तो बिना रूस के साथ जो रूस के ताल्लुकात हैं उसका अंदाजा इंटरनेशनल कम्युनिटी को खूब है। और जाहिर सी बात है वो जो बेलारूस में जो उनकी ड्रिल है उसको सिर्फ एक्सटेंड किया है उन्होंने और एक्सटेंड किया। जाहिर सी बात है कि वो जो मिलिट्री ड्रिल है उससे एक खौफ तारी है यूक्रेन पे। चूंकि जो रशिया होता है वो काफी, रशिया के जो एक्शंस होते हैं इंटरनेशनल में वो काफी डिसाइसिव होते हैं जी। और इसका अंदाजा इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी है, नाटो को भी है और अमेरिका को भी है जी। इसलिए वो खदशात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक दूर नहीं होंगे जब तक ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन का जो प्लान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या नाटो का, जिसमें 4 सोवियत कंट्रीज को इंक्लूड करना है, मैं ये समझता हूँ कि ये डेडलॉक दोनों कंट्रीज के बीच में बना रहेगा। वहीं मुहिबुल हक साहब, यूक्रेन और रूस दोनों ही तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भारी शेलिंग हो रही है जिस बीच 2 सिविलियंस भी मारे गए। ऐसे में लेकिन यूक्रेन सदर और रूसी सदर दोनों चाहते हैं कि इस पूरे मामले का हल डायलॉग से हो, तो क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं या और भी आ सकती हैं आगे मुज़ाकरात में? देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो यूक्रेन को तय करना है। यूक्रेन में थिएटर वॉर बनता है अगर कोई सूरत हाल वॉर की पैदा होती है, तो यूक्रेन के जो डोमेस्टिक कंपोजिशन है उनको देखना होगा। एक तो सिग्निफिकेंट रशियन माइनॉरिटी जो ईस्ट में है वो उसके अपने ग्रीवांसेस हैं, उनके रशिया के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन को अगर आप देखें तो उसका जो लोकेशन ये है कि वो रशिया को बहुत ज्यादा नाराज करके बहुत चैन से नहीं रह सकता।
अब ये फैसला यूक्रेन को करना है कि क्या वो अमेरिका जो रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, या नाटो कंट्री जो रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पार्ट बनता है, या फिर वो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात बढ़ा करके नाटो से दूर रहते हुए अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देता है, या उस पर तवज्जो मरकूज करता है। ये यूक्रेन को फैसला करना होगा, और इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल मैं समझता हूँ कि यूक्रेन का है कि वो जो आउटसाइड प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इंटरवेंशन का मौका ना दे। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, अगर जंग जैसी सूरत पैदा हो जाती है तो ऐसे में मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है उनके लिए सिचुएशन कैसी होती है? उनका कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जिसे कहते हैं, या जिसे वेस्ट एशिया हम कहते हैं, तो वो वेस्ट एशियन कंट्रीज को ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनका कोई डायरेक्ट बॉर्डर भी टच नहीं करता यूक्रेन के साथ। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, जिसमें रशिया ईरान के जो सेंट्रलिटी में जो अलायंस है उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, और अमेरिका अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहा है। आज की डेट में रशिया ज्यादा डिसाइसिव, ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा। लेकिन मुहिबुल हक साहब, क्या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है उनको साइड लेना पड़ जाएगा, या फिर वो न्यूट्रल रह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? नहीं, घर के पास वो नाटो का पार्ट नहीं है मिडिल ईस्टर्न कंट्री सिवाय टर्की के। अगर आप देखें तो उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि वो साइड ले किसी भी पार्टनर के। जाहिर सी बात है कि जो उनके अलायंस है वो एग्जैक्टली वहाँ मिडिल ईस्टर्न प्रॉब्लम्स के साथ है। तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई साइड लेने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।